कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टार्ट करें फिर? तो ड्रग कैलकुलेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, अरे बैठ जाओ भाई, जल्दी एडजस्ट हो जाओ, कितना टाइम लगाओगे? फिफ्थ नंबर, a patient require 800 ml of 0.9% sodium chloride to be infused over 5 hours. The drop factor is 15 gtt per ml. What is the flow rate in gtt per minute? हो गया, स्टार्ट कर दे। सो एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में लिखा है पेशेंट को 800 ml आपको एक फ्लूइड देना है, 0.9% सोडियम क्लोराइड, टाइम लिखा हुआ है ओवर 5 आवर्स। टाइम आपके पास जो लिखा हुआ है वो 5 आवर्स दिया हुआ है। द ड्रॉप फैक्टर दैट इज 15 ड्रॉप्स पर ml gtt पर ml। नाउ व्हाट इज द gtt पर मिनट, यानी ड्रॉप्स पर मिनट आपसे पूछा है। gtt का मतलब क्या हो गया? ड्रॉप्स पर मिनट। सो इसमें क्या डाउट हो रहा है आपको? हाँ, हो सकता है इसका आंसर गलत हो। हाँ, ये भी तो पॉसिबल है, जिसने क्वेश्चन बनाया उसने आंसर गलत निकाला हो। सो टोटल वॉल्यूम इज 800 ml, टाइम इन मिनट 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, सोल्व करोगे 4 टाइम 20, यानी 80 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 40 जीटीटी पर मिनट्स। सो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही सही है, आंसर यही तो दिया हुआ सही है, आंसर गलत हो सकता है इसका। सो इसका आंसर इन्होंने गलत पुट किया है, या तो टाइपिंग क्वेश्चन में कुछ गलत किया या आंसर में कुछ गलत किया। आंसर करेक्ट आंसर कितना आएगा? 40 ड्रॉप्स पर मिनट इज द राइट आंसर, वो आएगा। तो ये क्वेश्चन एरर है। क्लियर? और कोई? आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो ड्रॉप्स पर मिनट आपने देखे और वो बहुत इजी वाले थे और आप लोगों ने सोल्व भी किए होंगे घर पे जाके। आज जो हम पढ़ेंगे वो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेकंड टाइप, और वो है स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ मेडिकेशन डोजेस। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, 3 अल्फाबेट का फार्मूला, दैट इज d अपॉन a मल्टीप्लाई बाय q। इसको आपको ऐसे लिखना है, ml पर हावर इज इक्वल टू डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो दिस इज द फार्मूला जो आपको यूज करना है। और आजकल एग्जाम में इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सबको आने लगे, इसलिए पूछते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम अलग अलग फॉर्मुलास बना सकते हैं। इनका फुल फॉर्म डी फॉर डिजायर, ए फॉर अवेलेबल एंड क्यू फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी, सो दीज आर द 3 पॉइंट जो आपको यहाँ समझने हैं, डिजायर, अवेलेबल एंड क्वांटिटी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक फीवर हो गया और डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद उसने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया टेप पीसीएम 500 mg पीडीएस। स्लिप को लेके आप फार्मेसी स्टोर पे गए, फार्मेसी स्टोर वाले ने बोला मेरे पास 500 mg का टैबलेट नहीं है। उसने आपको कितना टैबलेट दिया? 1 ग्राम टैबलेट। एक टैबलेट में कितना अमाउंट था? 1 ग्राम पर टैबलेट। एक टैबलेट में कितना है? 1 ग्राम की टैबलेट आपको दे दी। आप घर गए, सुबह पहला मेडिसिन का डोज देना था, कितनी टैबलेट लोगे? हाफ ले लोगे। ये तो इजी था। ऐसा ही इस फॉर्मूला में हम डालें तो यहाँ पे जो डिजायर का मतलब होता है, डिजायर का मीनिंग है यहाँ पे कि जो डॉक्टर ने आपको ऑर्डर लिखा है वो क्या होता है? आपका डिजायर होता है। व्हाट द रेट इज और व्हाट द अमाउंट ऑफ द ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, दैट इज नोन एज डिजायर डोज। सो यहाँ पे डिजायर कितना है? डिजायर कितना है इसमें? डॉक्टर ने कितना लिखा है? 500 mg। सो डिजायर इज 500 mg। अवेलेबल का मींस होता है जो आपके पास फार्मेसी से आपने बाई करने के बाद जो ड्रग का अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। आपने कितने टैब बाई करने के बाद कौन सी कितने टैब अमाउंट की टैबलेट है आपके पास? 1 ग्राम, यानी हम कितना लिख सकते हैं? 1 mg होना चाहिए इधर भी, तो 1000 mg। अवेलेबल का मींस जो आपके पास अवेलेबल है mg में, वो आपको यहाँ लिखना है। और क्वांटिटी का मतलब होता है ये जो अवेलेबल फॉर्म है ये कितनी टैबलेट में है, और अगर ये लिक्विड है तो कितने ml में है। सो ये कितने में है? 1000 mg कितने टैबलेट में? एक टैबलेट में। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 1। अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं, डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। डिजायर कितना हो गया? 500, अवेलेबल 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, जीरो से जीरो कट गए, इसको इससे काटा तो 1/2। आप कितनी टैबलेट दे दो? हाफ टैबलेट। तो ये तो क्या इजी आपके लिए, क्योंकि आपको पहले से ही पता था इजी वाला है कि 1000 की है तो आधी कर दो, आंसर हो जाएगा। ऐसा ही इक्वेशन हम आगे यहाँ देखेंगे जिसमें आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें। यहाँ पे कुछ और पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे हमने ड्रॉप्स पर मिनट में मैंने आपको बताया था, पर अलग अलग आप मल्टीप्लिकेशन इधर उधर करके उसके अलग अलग चार फॉर्मूला बना सकते हैं, देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सेम यहाँ भी ऐसा ही पॉसिबल है। आपके पास 3 वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, डिजायर, अवेलेबल एंड क्वांटिटी। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? डोज जो भी आपको दे रही है, ml पर आवर या फिर टैबलेट है तो उसका क्वांटिटी आपको मिलेगा। समटाइम ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये वाला दिया होगा, इधर से एक दिया हुआ, ये दिया हुआ, लेकिन ये आपसे पूछा कि अवेलेबल डोज कितनी है। तो आप क्या करोगे? इसको क्रॉस करके कराएंगे ऊपर और ये कहां चला जाएगा? नीचे। तो अगर आपको अवेलेबल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? डिजायर अपॉन
ml per hour मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। यही अगर आपको ml per hour दे दे, डिजायर दे दे और अवेलेबल दे दे और पूछे कि क्वांटिटी कितनी है निकालो, तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये ऊपर है यही रहेगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। सो ml per hour मल्टीप्लाई बाई अवेलेबल डिवाइडेड बाई डिजायर, ये किसका हो गया, क्वांटिटी का। कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि ml per hour अवेलेबल एंड क्वांटिटी दिया हुआ और आपसे क्या पूछे, डिजायर पूछे, तो आप डिजायर निकाल सकते हैं। डिजायर इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा, ml per hour मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, नीचे आ जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका किसका, डिजायर। सो ये अलग अलग टाइप के फॉर्मुलाज जो आप यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यूज को आप कैलकुलेट इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। स्टार्ट करें। यस, लिख लिया फॉर्मूला, याद रहेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे, उसके बाद अपना आंसर पुट करेंगे क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। सो हम बहुत इजी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद देखें धीरे धीरे सबको अपना एफर्ट्स पुट करना है और कोशिश करनी है सॉल्व करने की, ताकि एग्जाम में आपको उसका कंप्लीट बेनिफिट, एवरीवन शुड सॉल्व द क्वेश्चन सो एवरीवन विल गेट द बेनिफिट इन एग्जाम। आज की क्लास 8 से 12 होगा, उसके बाद ब्रेक 2:30 तक आपका ब्रेक रहेगा। ब्रेक के बाद टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। टेस्ट के बाद छुट्टी हो जाएगी। जो इवनिंग में क्लास प्लान किया था वो मैंने सुबह प्लान कर दिया आपके लिए, ताकि ज्यादा घंटे मिले मुझे। इवनिंग में 2 ही घंटे मिलते और पूरा टाइम खराब होता सुबह भी, तो इसलिए सुबह रखा 4 घंटे मिले और फिर आपको बीच बाद में छुट्टी, ठीक है। नहीं, क्लास लगवा दें। हाँ नेक्स्ट क्या आंसर आएगा। सो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहली थिंग्स जो आपको करनी है, पहले आपको 3 वैल्यू चाहिए। क्या क्या चाहिए, डिजायर, अवेलेबल एंड क्वांटिटी। सो फर्स्ट थिंग, ऑल 3 वैल्यूज आप यहां मेंशन कर दो। व्हाट इज द डिजायर्ड डोज, a healthcare provider prescription reads morphine sulfate 8 mg straight, डोज कितना देना है पेशेंट को, 8 mg, तो आपका डिजायर कितना हो गया, 8 mg। द मेडिकेशन एम्प्यूल रीड मॉर्फिन सल्फेट 10 mg पर ml, आपके पास जो एम्प्यूल है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 mg पर ml, यानी 1 ml में कितना है, 10 mg है, तो अवेलेबल डोज कितना हो गया, 10 mg, और क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 ml। 10 mg कितने में, 1 ml में। इन दिस thing you should remember that these two value are should be same, available and desire should be in the same values। ऐसा नहीं हो एक mg में है और एक आपका ग्राम में है, अगर आप उससे कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी कंप्लीटली wrong। so the available and desire should be in the same values, either both are in mg or either both are in microgram or both are in gram किलोग्राम, दोनों सेम होनी चाहिए। क्लियर है ये। आप फॉर्मूला में डाल दो, डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। डिजायर कितना है 8, अवेलेबल 10, क्वांटिटी 1। सोल्व किया, इससे तो आंसर आ गया 0.8 ml। तो 1 ml का जो एम्प्यूल है स्ट्रेट देना है, एक ही बात देना है। सो 1 ml का जो एम्प्यूल है उसमें से 0.8 ml निकाल के पेशेंट को लगा दो, योर पेशेंट विल रिसीव द 8 mg ड्रग। क्लियर। तो ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा। यस, कर सकते हैं, मूव करें। नेक्स्ट, सो आंसर इज 0.8 ml। क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से और वैल्यूज लिखें और उसके बाद अपना आंसर यहाँ पे पुट करें, क्या आंसर होगा। 1.3। सो ऑप्शन नंबर ए 1.3, बी 13.3, सी 1.33, वो तो एक ही बात है, 33 1.11.3, डी जो आपकी इच्छा हो। सो यू हैव दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है और उसके बाद आंसर्स पुट करना। A healthcare provider prescription reads to administered an intravenous dose of 4 lakh units of penicillin G benzathine। डॉक्टर आपको पेनिसिलिन जी देने के लिए बोल रहा है, 4 lakh units आपको देनी है। The label on the 10 ml ampule sent from the pharmacy reads penicillin G benzathine 3 lakh units per ml। The nurse prepare how much medication to administer the correct dose। so यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट दी आपके लिए, क्या है वो देखते हैं। नहीं आ रहा आंसर, ए और बी। सो कुछ के ए आ रहा है, कुछ के बी आ रहा है, ये दोनों नहीं है, यही है। कोई नहीं, क्या आ रहा है देखते हैं। अवेलेबल, डिजायर एंड क्वांटिटी। अवेलेबल डोज कितना है, अवेलेबल डोज इज अवेलेबल, ओके मैंने पहले अवेलेबल लिख दिया, उल्टा लिखा, इसको इधर कर देते हैं। डिजायर एंड अवेलेबल, डिजायर कितना है 4 lakhs, अवेलेबल इज 3 lakhs। आगे से नहीं हुआ, आंसर नहीं आया, नहीं मिला, कितना 1.3 आ गया, नहीं आया, क्यों, यहाँ पे कितना अवेलेबल डोज है, अवेलेबल डोज इज 3 lakhs, लिख दे, ये लिख दिया 3 lakhs। क्वांटिटी यही बताएंगे, इनको नहीं मिला आंसर, क्वांटिटी कितना है, आ जाए क्या, ऐसा तो नहीं है ना, हाँ क्वांटिटी कितना है,
मैंने अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आपने पीसीएम लिया 1 ग्राम का टेबलेट, तो क्वांटिटी कितनी होगी वहां पे, कैसे चेक करना है 1 ग्राम कितने टेबलेट में है, वो क्या है उसकी क्वांटिटी, वहां कितना टेबलेट था 1 ग्राम का, एक टेबलेट था, हमने लिखा था एक, यहाँ पे अवेलेबल कितना है 3 लैक्स, कितने में है 3 लैक्स 1 ml और 10 ml 1 ml। सो बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अगर आप अवेलेबल क्वांटिटी 3 लैक्स यूज कर रहे हैं तो 3 लैक्स इज अवेलेबल इन 1 ml पर ml लिखा है यहाँ पे, यानी 1 ml में कितना है 3 लैक्स है। अगर आप क्वांटिटी 10 ml यूज कर रहे हैं तो 1 ml में कितना होता है 3 लैक्स, तो 10 ml में कितना होगा 30 लैक्स, तो फिर आपको अवेलेबल कितना लिखना पड़ेगा 30 लैक्स लिखना पड़ेगा अगर आप 10 ml यूज कर रहे हो। सो इफ यू आर यूजिंग 3 ml सॉरी 3 लैक्स देन द अवेलेबल इज 1 ml, क्योंकि 3 लैक्स कितने में है 1 ml में है, तो ये आप यहाँ पे क्वांटिटी कितना लिखेंगे 1 ml। अगर आपको सर हमें तो 10 ml लिखना है तो फिर ऊपर भी एक जीरो क्या लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 5 है तो 6 लगाओ, और इधर कितना लगा दो 10, फिर इस जीरो से इसको काट दो, फिर बराबर हो गया, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। यस, सो बस यही कंफ्यूजन है, बाकी आंसर तो आ जाएगा इजीली। अगर आपका आंसर 13.3 आ रहा है ml पर हावर, डॉक्टर ने कितना देने के लिए बोला है 4 लाख यूनिट पेशेंट को देना है पर हावर, आपका आंसर कितना आ रहा है 13.3, 1 ml में कितना है 3 लाख, 13 ml में कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 39 लाख, और 0.3 यानी 40 लाख हो जाएगा कम से कम। एक घंटे में डॉक्टर ने कितना बोला है 4 लाख, और आप कितना दोगे 40 लाख 40 लाख, क्या वो सही होगा? बस यही दिमाग थोड़ा यूज करना है जब आंसर दो तब आंसर करेक्ट रहेगा। इसीलिए 13 ml आंसर राइट नहीं है, ये तो मुझे पता था कि इसका आंसर 13.3 भी आता है, मैंने निकाला था, ठीक है, गलत करने पे क्या क्या आएगा इसलिए मैंने लिखा था। सो आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 जीरो से 5 जीरो या काट दो सारे, बचा क्या 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको कट किया 1 3 3, आंसर इज 1.3 ml, यानी 3 लाख जो 1 ml में है उसमें से 1.3 लेंगे तो कितना मिल जाएगा पेशेंट को 4 लाख पर आवर मिल जाएगा। क्लियर? यस। सो जब आंसर आ जाए तो आंसर को थोड़ा अवेलेबल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके थोड़ा चेक करो कि मैं जो दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं या गलत दे रहा हूं। यस और नो, मूव करें, आया कुछ समझ में? सो ये देखो यहाँ पे ये लिखा है 13 13 1.3 13.3 1.03। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द लेवल 2 एमसीक्यू, पहला लेवल खत्म हो गया, अब लेवल 2 आ गया आपके लिए, करो सोल्व जल्दी से। वी डोंट हैव सो मच टाइम, वी ओनली हैव 4 आवर्स, इसलिए आप टाइम सारा वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी करो। एग्जाम में इसको करने के लिए टाइम कितना मिलेगा 30 सेकंड, 30 सेकंड में कंप्लीट करना है आपको। टाइमर लगा दूं मैं? ऑनलाइन वालों को भी आंसर देना है। यस, जो भी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं फर्स्ट पेज सेकंड पेज सभी को अपना अपना आंसर पुट करना है क्वेश्चन को सोल्व करके। कितना आएगा आंसर? नहीं भी आए तो बोल दिया करो कि नहीं आएगा सर, आप कर दो जल्दी। 18.7, चलो एक आंसर तो मैं निकला था 19 लिख दूं, 19 ml। और कुछ राइट मतलब राइट नहीं है, ये तो ऐसे लगा। सो पहले कभी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया तो कैसे आएगा आंसर? क्यों कोशिश कर रहे हो फिर है? जब किया ही नहीं है कभी तो क्यों कर रहे हो? सो आजकल ये क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछे जाते हैं, बीएसएसपी के अंदर ये पहली बार क्वेश्चन आया था, देखते हैं कैसे करते हैं। सो सोल्व करने के लिए यहाँ पे भी सेम ही थिंग है, आपको तीन ही वैल्यू चाहिए, डिजायर अवेलेबल क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में क्या लिखा देखिए, प्रिस्क्रिप्शन इज इंजेक्शन डोपामिन 200 mg in 250 ml D5W। आपके पास एक डेक्सट्रोज 500 डेक्सट्रोज 5% इन वाटर बोतल है 250 ml का, और उसमें क्या है डोपामिन मिला हुआ, जिसका अमाउंट कितना है 200 mg है। मींस ये क्या है आपके पास अवेलेबल डोज है, आपके पास जो अवेलेबल है एक बोतल है जिसमें 250 ml सलाइन है और उसमें कितना mg डोपामिन है 200 mg डोपामिन है, तो आपका अवेलेबल डोज कितना हो गया 200 mg, और ये कितने में अवेलेबल है 250 ml, तो ये लिख दिया आपने 250 ml। क्लियर है? हाँ, ये तो प्रिस्क्रिप्शन लिखा ना, देखो प्रिस्क्रिप्शन इज इंजेक्शन डोपामिन 200 mg इन 250 ml। डॉक्टर ने बोला कि 200 mg का एक इंजेक्शन लेना है डोपामिन का, और उसको किसमें मिलाना है 250 mg में मिलाना है, ये उसको मिक्स करने का प्रिस्क्रिप्शन है। अब जो मिक्स करने के बाद बनेगा वो तो क्या बना आपका अवेलेबल ही बना है। रेट क्या है वो तो नीचे लिखी हुई है, आगे क्या लिखा है टू इन्फ्यूज, इन्फ्यूज यानी पेशेंट को लगाना है, कौन सी रेट से 5 mcg पर kg पर मिनट। सो दिस इज द डोज कि आपको पेशेंट को देना कितना है, तो आप किस रेट से दोगे, डिजायर कितना है 5 mcg पर kg पर मिनट। क्लियर? अब मैं आपसे अगर पूछूं ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, क्या है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू जो लिखा हुआ है, उससे आप क्या समझते हो? साइलेंट है, जो सबसे नीचे मैंने बॉक्स ऊपर बॉक्स बनाया उसकी बात करें, 5 mcg पर kg पर मिनट, पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ इसका? नहीं समझ आया? ओके कोई, यस बताओ, हाँ क्या हुआ इसका मीनिंग 5 mcg पर kg पर मिनट, इससे आप क्या समझते हो? 1 kg, हाँ 1 kg आगे 5 माइक्रोग्राम, ओके फिर जो हाँ आप क्या बता रहे हैं?
यस सो अगर हम इसकी बात करें, इसका सिंपल सा मीनिंग है, इफ द पेशेंट वेट इज 1 किलोग्राम, इफ द पेशेंट वेट इज 1 किलोग्राम एंड इफ ड्रग इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मिनट, आपके पेशेंट का वेट 1 किलोग्राम है और ड्रग 1 मिनट के लिए देना है, तो आप कितना देंगे? 5 mcg देंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. समझ में आ रहा है? इफ पेशेंट वेट इज 1 किलोग्राम एंड ड्रग इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मिनट, देन द ड्रग इज गिवन 5 mcg. नाउ पेशेंट वेट इज 50 kg, 1 किलोग्राम में कितना देना है? 5. तो 50 kg में कितना देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हियर 5 mcg मल्टीप्लाई विद 50 kg एंड दिस विल बी इन पर मिनट. ये तो मिनट ही लिखा है यहाँ पे. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 250 mcg पर मिनट. नाउ अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि a patient weight is 50 kg required 250 mcg of drug पर मिनट. 1 मिनट में कितना देना पड़ेगा 50 किलो के पेशेंट को? 250 mcg. अब अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ क्या पूछा है? हाउ मेनी ml पर आवर. क्या 1 मिनट के लिए पूछा है या 1 घंटे के लिए पूछा है? 1 मिनट के लिए नहीं पूछा है, 1 हावर्स के लिए पूछा है. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में आपको समझना. अगर यहाँ पर मिनट लिखा होता, इफ हियर पर मिनट इज मेंशन्ड, देन हम यहाँ पे इसी को डिजाइड डोज मानते. बट यहाँ पे पर मिनट ना लिख के पूछा क्या है? पर हावर. सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस इन पर हावर आल्सो. सो इन 1 मिनट पर्सन रिक्वायर्ड 250 mcg, then in 1 hour how many ml person will required? So 250 multiply with 60, आपका डोज आ जाएगा पर हावर में. So 250 multiply with 60, then it will be 15000. ये आएगा. इसको इससे किया तो 150 और 20 लगा दिए. और ये क्या है? mcg पर. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हावर. क्लियर हुआ कुछ? mcg पर हावर. दिस इज द डिजायर्ड डोज फॉर दिस पेशेंट, रियल डिजायर्ड डोज. अभी भी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अवेलेबल इन मिलीग्राम एंड दिस इज अवेलेबल इन माइक्रोग्राम. सो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, दीस टू थिंग्स शुड बी इक्वल सेम. सो mcg को mg में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज़ 1 mg इक्वल टू 1000 mcg. 1 mg इक्वल टू 1000 mcg. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 1000. 3030 पीछे कितना बच गया? 15 mg per hour. This will be desired dose for this patient. So desired dose कितना आ गया? 15 mg per hour. अवेलेबल डोज इज 200 एंड क्वांटिटी इज 250. अब हम डालते हैं फॉर्मूला में 15 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 250. 0 से 0 कट कर दिया, 5 से कट किया 4 टाइम, 5 से कट किया 5 टाइम. 75 डिवाइडेड बाय 4 कट किया इसको 1 टाइम, 3 बचेगा. 8 टाइम 3 7 18.7 ml per hour is the right answer. So what will be the right answer? Answer should be 18.7 ml per hour. So इस क्वेश्चन में डिजायर अवेलेबल क्वांटिटी, उसमें कोई इशू नहीं हो तो आप इजीली कर सकते हैं कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन. तो बस इसके अंदर जो आपका यूज होगा वो होगा डिजायर निकालना, कि आपको डिजायर निकालना आता है या नहीं आता है. निकाल सकते हैं? यस और नो? नहीं आया समझ? आया? वापस करें? नहीं करें? आप लोग बताएंगे और मैं करूंगा. और सिर्फ हम क्या निकालेंगे? डिजायर. सो डॉक्टर ने यहाँ पे क्या रेट आपको बताई है? क्या रेट बताई डॉक्टर ने? 5 mcg पर kg पर मिनट. मींस इसका मीनिंग क्या हो गया? A patient weight is 1 kilogram and drug is given for 1 minute, then the desired dose is 5 mcg. Now patient weight is 50 kilogram and for how many minutes? कितने मिनट के लिए पूछा है? 60 मिनट के लिए पूछा है यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 50 वेट से मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट से. ये करेंगे. मल्टीप्लाई किया 25 और 6 150 और 20. ये आ गया आपका mcg पर हावर. ये mcg में इसको mg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, जब mcg को mg में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है, एंड जब mg को mcg में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा कन्वर्जन होता है, मैथ्स के अंदर आया होगा कभी. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिजायर्ड डोज आपका 15 mg पर आवर. सो इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैं आपकी स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे पुट कर रहा हूँ, जिसको आपको सोल्व करना है. सो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 19 ml पर हावर. दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस वैल्यूज अलग अलग है. आपको इसको सोल्व करके आंसर निकालना है. सोल्व करना है, देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा हमने किया वैसे ही करना है और आंसर निकालना है. कितने टाइम में होना चाहिए? अब 20 सेकंड में, पहले 30 था क्योंकि पता नहीं था. अब 20 सेकंड में. और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टाइमर लगा देना जब मैं सोल्व करूंगा. 30 ml per hour. If you are able to calculate the desired dose, then that will be your answer. अगर आप desired dose निकाल दोगे तो वही आपका आंसर होगा. Your time is over. आंसर मिला? मैं अभी चेक करूंगा सबका. मैंने पहले ही बोला था, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप अपना टोटल मार्क्स कितने मान के चलें? 99 मार्क के चले घर से जाए तभी, कि मुझे एक नंबर दूसरों से ज्यादा लाना होगा, क्योंकि मेरे टोटली 99 ही है. सोल्व करें? सो सोल्व करें.
लिखा हुआ क्या, डॉक्टर ऑर्डर 10 mcg per kg per minute of dopamine infusion, the patient weight is 50 kg, dopamine is supplied at 500 mcg 500 ml, how many ml per hour will you administer, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी अलग है. सो डिजायर निकालते पहले, फिर आपका अवेलेबल क्वांटिटी, डिजायर इज 10 multiply by 50 multiply by 60, this will be 30,000 divided by 1000 30 ml per hour multiply by 500 divided by 500, 500 से 500 कट, आंसर इज 30 ml per hour. यही होगा. सो विद इन 20 सेकंड में क्वेश्चन आपका सोल्व होना चाहिए. ये तो एग्जाम के लिए कैसे करना है, देखो, डिजायर अवेलेबल quantity, desire is given here, that is 10 mcg per kg per minute, means यहाँ भी same meaning है. The patient weight is 1 kilogram, weight is 1 kilogram and the drug is given for 1 minute, then the desired dose is 10 mcg. So patient weight is not 1 kilogram, here the weight is 50 kg, so we will multiply with 50, 10 multiply with 50 and this will multiply with 60 because question is asking in per hour, so it will be total is 30,000 mcg per hour and this should be in mg because यहाँ पे available कितना दिया हुआ है, mg में दिया हुआ है. So this will be divided by 1000, so answer is 30 mg per hour. Vijay, available and sorry 500 and quantity 500 ml. फॉर्मूला था डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये दोनों कट गए तो पीछे क्या बचा, 30. आंसर आ गया आपका 30 ml per hour. ये लो आंसर इज सी, 30 ml पर. क्लियर है, हटा दे हटा दे. वन मोर क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस बार आप करेंगे 10 सेकंड में नहीं करोगे, यू विल टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, बट आप आंसर निकालें. ऑप्शन भी चाहिए क्या, यस सर ऑप्शन दे दो, हम वैसे ही तुक्के लगाएंगे. ये लो, नहीं हो रहा है, करो करो, राइट करो करो. नहीं हो रहा है, ये आंसर आ रहा है, ओके, बी आंसर आ रहा है आपका, ओके. कोई नहीं, जो भी आ रहा है निकालेंगे. कितना आ रहा है, ये तो है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है बता, है ना, बी ऑप्शन है ना. सोल्व नहीं किया अभी, करो. नहीं मिला, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आगे करो. कर लिया, करो. नहीं हुआ, मैं तो कट ही तो करना, कट करो, 5 से कट करो, 5 टाइम 8 टाइम नीचे, बस फिर इसको मल्टीप्लाई करो. 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 85, ऊपर 85 लिखो, नीचे 8 लिखो. 17 पंजे 85 होता है हमारे मारवाड़ी में, हाँ लिखो 85, पता होना चाहिए ना. डिवाइड बाय 8, अब सोल्व करो 8 से, 1 टाइम फिर 0 पॉइंट लगाओ, 50 करो उधर, हो गया बस. हाँ, सो सोल्व करें. हाँ. कितना आंसर आ रहा है, 10.7 और कुछ बोल रहे हैं, 641. ओके, सो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब भी आपका कोई आंसर आए तो आपको क्या चेक करना है, थोड़ा अवेलेबल और डिजायर क्या है उसके हिसाब से थोड़ा चेक कर लेना है, क्योंकि पेशेंट को देना भी कितना है, डॉक्टर ने कितना बोला है. सो डॉक्टर ने क्या बोला है, आपके पास अवेलेबल कितना है, 400 mg इनटू 50 ml. अगर आप 641 ml दोगे एक घंटे में, कितनी बोतल लगानी पड़ेगी, लगभग 3 बोतल चाहिए होगी, तब तो 650 होगा. और अगर 3 बोतल लगाओगे तो कितना mg हो जाएगा, 1200 mg का समथिंग हो जाएगा. क्या इतना डॉक्टर ने बोला है डोज यहाँ पे, कितना बोला निकालते हैं अभी देखो. डिजायर बोला यहाँ पे, डिजायर कितनी है, 300 mcg per kg per hour. बट द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यू आर डूइंग सेम जो मैंने किया वैसा का वैसा कर रहे हैं. अब इसको मैं यही रख रहा हूँ, मैं पिछले क्वेश्चन पे जाता हूँ. जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पढ़ोगे डॉक्टर ऑर्डर 10 mcg per kg per minute and here is a hour. पर मिनट में दिया था और पर आवर में पूछा था, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई विद 16. बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन the desire is already given in per hour and question is asking again in per hour, so why you are multiplying with 60 more again one more time. जो पहले ही पर आवर में है उसको आप और 60 से मल्टीप्लाई करें, यानी आप उसको 60 आवर्स का निकाल दिया, समझ रहे. सो नो नीड टू मल्टीप्लाई विद 60 एनी टाइम एवरी टाइम, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है. ये जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर ये 300 नहीं दिया हुआ था, मैंने किया था. यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था 300 नहीं था,
इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 दिया हुआ था, उसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके वहां पर आवर कर दिया, मिनट को हटा दिया था, यहाँ पर मिनट दिया था 5 mcg पर केजी पर मिनट दिया हुआ था, उसको मैंने 300 mcg पर केजी पर आवर कर दिया, और ये आंसर मैंने निकाला, पहला वाला निकाल के मैंने लिखा था, सुबह निकाला 5:30 बजे। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूज करना था और आप वैसे के वैसे करते हो। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो 300 वेट कितना है 57, और ये तो पर आवर में ही है, तो हमें पर आवर ही चाहिए, करना ही नहीं आगे 60 से मल्टीप्लाई इसको। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने में 2 मिनट लग जाते हैं। अरे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो ये वैल्यू ऐसे ही रखनी है, ऐसे नहीं करना पुराने टाइम जैसे। कितने जीरो है, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो लगा दिए। 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितने आएंगे 21, तो यहाँ लिख दो 1, कितने बचे 2, फिर 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 15 प्लस 2 17, ये आएगा आंसर 17100। तो मल्टीप्लिकेशन में भी टाइम बचाना सीखो, आप तो पता नहीं ऐसे 300 मल्टीप्लाई बाय 57, 7 से करेंगे पहले 0 0 21 0 0 15 0 0 1 7 1। एक ही आपके रफ पेपर के लिए सिर्फ एक एडमिट कार्ड होगा वहां पे, उसको सिर्फ इससे ही भर दोगे, तो फिर बाकी कैसे करोगे? है तो थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ाओ, वो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा अभी, आप ही को सीखना होगा, उसकी स्पीड आपको जनरेट करनी है, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये क्या है एमसीजी पर आर, एमसीजी और यहाँ पे क्या है एमजी, तो कन्वर्ट कर दो इसको 17.1, डिजायर कितना हो गया 17, अवेलेबल 400, क्वांटिटी 250, ये 0 से 0 कट गया। अब उसके बाद आप सोच रहे हो क्या करें, अभी 2 गड्ढे काट दो, जिससे कटे उससे काट दो, भाई 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 25 है, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 4 तो है नहीं ऑप्शन यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 5 आएगा, तो 5 से कट गया 8, 5 से कट गया 5, अब ये नहीं कटेगा आगे कुछ भी, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 85 मल्टीप्लाई बाय 8, ये इसको करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको भी लेके बैठे हो 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 35 15, ऐसे कर, मुझे मैं भूल जाऊंगा उल्टा वैसे, सो ऐसे नहीं करना है, ये तो आना चाहिए 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 85। भाई मुझे इंग्लिश में नहीं आता ऐसे बोलना, 17 क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने कभी नहीं बोला, हाँ मुझे वही आता है हमारे उधर वाला ही, हाँ 70 पंजे 85 वही आता है, और 70 102 वही पता है, तो वो आना चाहिए आपको, जैसा हिंदी इंग्लिश कुछ करनी पड़ेगा उसे, तो आंसर क्या आएगा इधर 85 डिवाइड बाय 8, 8 से इसको क्या तो 1, फिर अब ये 5 पे नहीं जाएगा तो 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, इधर 0 आएगा 50, 8 6 48 यानी 6 2 10.6 ml पर आवर। क्लियर? घर पे इस तरह के क्वेश्चन जहां भी मिले उनको लेके सोल्व करना है, और नहीं आए तो कल लेके आना है, नहीं तो बाद में ऐसे रह जाओगे। चलो हटा दें इसको, ये नया क्वेश्चन आ गया, इस बार सबका आंसर राइट आना चाहिए, ये पहले जैसा नहीं है, इजी वाला पहले टाइप फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था आज का वैसा है। A healthcare provider prescription reads potassium chloride 30 millicurie to be added in 1000 ml normal saline and to be administered over 10 hours of period. The label on the medication bottle reads 40 millicurie per 20 ml. The nurse prepare how many ml of potassium chloride to administer the correct dose of medication. हाँ 15 आया कुछ आंसर? नहीं आया, सर इतनी सारी तो वैल्यू देने की करे क्या? अरे हमें कितनी चाहिए यहाँ पे 3, डिजायर अवेलेबल एंड क्वांट, डिजायर डोजेस। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डॉक्टर ने बोला आपको कि पेशेंट को 30 मिलीकुलेंट ड्रग देना है पोटेशियम क्लोराइड, you should give 30 millicurie potassium chloride to a patient, and preparation कैसे करना है, how to prepare this solution, you should add 30 millicurie potassium chloride in 1000 ml of normal saline and give in 10 hours, 10 आवर है 10 आवर्स, यानी आपको 100 ml per hour से उसको स्टार्ट कर देना बाद में। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फार्मेसी से जो आपके पास बोतल आया है that contain 40 millicurie in 20 ml, और आपको देना कितना है 30 देना है, सो आप उस 20 ml की बोतल में से कितना लिक्विड निकालेंगे कि पेशेंट को 30 ml मिल जाएगा। सो डिजायर अवेलेबल एंड क्वांटिटी आपको लिखनी है, डिजायर कितनी है 30, अवेलेबल कितना है 40, क्वांटिटी कितनी है 20, बस 3 4 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 20, इसको कट किया 5 3 15 ml, सो 20 ml की बोतल में से कितना निकाल दो, you should take 15 ml from a 20 ml bottle and add in the 1000 ml saline bottle and give with the rate of 100 ml per hour, person will receive the desired dose in 10 hours. Clear? आया? सो यहाँ पे आप ये 10 ml 1000 ml और ये चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो सिर्फ आपको ऐसे ही बताया कि ऐसे प्रिपेयर करना है, पर प्रिपेयर करने के लिए डालना कैसे वो आपसे पूछ रहा है, कितना डालें, बोतल तो 20 ml का है 40 मिलीकुलेंट का है, अब मैं कितना डालूं आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि आप 15 ml डाल दो, आपका डिजायर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओ पहले आ गया, इसका आंसर गलत है तो नहीं आएगा, निकालो जल्दी से। सो ये अब जो है बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, दो बीच में जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें थोड़ा सा आपको डिजाइन निकालना आना चाहिए था, वो था, बाकी तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। लिख लिया, सोल्व कर दिया। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर, वो है आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन वी विल स्टार्ट एंटीबायोटिक थेरेपी 1, इसके बाद नहीं, इस टॉपिक के बाद। अभी तो 2 टाइप के क्वेश्चन और पढ़ाने मुझे, 3 टाइप के,
2 ml. सो डिजायर लिखना है आपको फर्स्ट, अवेलेबल एंड क्वांटिटी. डिजायर कितना बोला डॉक्टर ने? Prescription rate cleaner by Sin phosphate 0.3 gram in 50 ml normal saline to be administered in 30 minutes. The medication label rate 900 mg in 6 ml. यानी डिजायर कितना है आपका? 0.3 gram. Available is 900 मिलीग्राम. क्वांटिटी इज 6 ml. अब ये ग्राम है और ये मिलीग्राम है. अभी बताया था ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो या फिर मिलीग्राम को ग्राम में कर दो. तो या तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 1000 से डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे तो और पॉइंट में आएगा. सो इट इज बेटर कि इसको मल्टीप्लाई कर दो. आंसर कितना आएगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो अब ये भी पता नहीं होगा. पता है? ऐसे तो नहीं कर सकते 1000 0.3 फिर. सो ये आएगा 300 mg. डिजायर अवेलेबल क्वांटिटी 900 सॉरी अवेलेबल एंड देन क्वांटिटी 6 ml. ये 0 से 0 काट दो सारे. बाकी आपकी इच्छा, इसको इससे काट दो और फिर इसको इससे काट दो. आंसर कितना आएगा? 2 ml. So you will take 2 ml from the 6 ml ampule and add in the 50 ml normal saline and start with the rate of 100 ml per hour. Person will receive the 900 mg in 30 minutes. Next. So next question आपका, ये इसको करना इजी है आपके लिए. देखते ही आंसर आ जाता है तुरंत. आधी टेबलेट दे दो सर. So it is very easy to solve because 2 gram दिया हुआ 0.2 gram मतलब 200 mg and desired dose आपके पास अवेलेबल जो है वो 100 mg का है. Means patient will require 2 capsule each time. अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने के बाद एग्जामिनर जो आगे आपके साथ खेलता है वही आपके इमोशन को हार्म करता है. वो है कि द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी कैप्सूल्स टू एडमिनिस्टर इन ए डे. इन ए डे का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दिन दिन में, रात भी इसी में आती है. इन ए डे का मतलब होता है 24 आवर्स. एंड व्हेन समबडी आस्किंग यू इन अ डे एंड ड्रग इज गिवन ट्वाइस डेली, दिन में कितनी बार देनी है? 2 बार. एक बार में कितने देंगे? 2. तो 2 बार में 4. इसलिए आंसर कितना आएगा? 4 कैप्सूल. आपने सब कुछ सही किया. यू एवरीथिंग यू सॉल्व एक्जेक्टली राइट बट इन द लास्ट यू गिवन रॉन्ग आंसर एंड 1 मार्क्स वैसे खत्म हो गया. 0.33 मार्क्स माइनस मार्क हो गया. वो 1.33 मार्क्स का आपको हार्म हो जाएगा. इसीलिए ध्यान रखना है, पूरा पढ़ना है क्वेश्चन को लास्ट तक. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिए. सो वो जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे स्टार्टिंग के, उस टाइप से अब मिक्स कर दिए सारे क्वेश्चन. पहले वाला यहाँ पे अब आपको इनको सोल्व करना है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको पढ़ेंगे. The doctor ordered a 500 ml bag of IV normal saline to infuse at 20 drops per minute. The drop factor is 10 GDT per ml. You start the IV infusion at 5 am. सुबह 5 बजे स्टार्ट किया. At what time the infusion be completed? Infusion कितनी बजे खत्म होगा? मींस आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है. आपको क्या करना है? टाइम कैलकुलेट करना है. निकालो टाइम. 9 am. 9:10. आएगा आंसर या नहीं आएगा? सो क्वेश्चन बहुत इजी वाला है. जो हमने ड्रॉप फैक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला यूज करना है. GTT per ml is equal to total volume in ml divided by time in minutes multiplied by drop factor. जो फॉर्मूला था वही है फॉर्मूला, और कुछ नहीं है. बस सोल्व कर दो उससे आ जाएगा आंसर. सो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था? ड्रॉप्स पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, और ये किसमें है? ml में, डिवाइडेड बाय टाइम एंड टाइम शुड बी इन मिनट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर. अब आपको क्या करना है? जो जो ये दिया हुआ है वो यहाँ रख दो. 3 मिलेगा, मैंने बोला था. 3 value will be given in the question and 1 you have to calculate. So whatever value given in the question you put here. So volume दिया हुआ है 500 तो लिख दो 500 ml. टाइम दिया हुआ है, दिया नहीं दिया? नहीं दिया. टाइम तो पूछा यहाँ पे कि भाई 5 बजे स्टार्ट किया तो कब खत्म हो गया. टाइम आपको कैलकुलेट करना है कितने घंटे लगेंगे. मतलब टाइम नहीं दिया तो x लिख दिया हमने. ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है कितना? 10. और क्या दिया हुआ है? 20 जीटीटी पर मिनट, और ये जीटीटी पर मिनट किधर है? इधर है. तो ये दिया हुआ तो इधर क्या लिख दो? 20. अब आपके पास 3 वैल्यू दी हुई है और एक आपको निकालनी है. ये कहां नीचे है, ऊपर x. x का मतलब क्या है? टाइम. x नीचे तो कहां आएगा? ऊपर. और ये ऊपर तो कहां जाएगा? नीचे. तो अगली वैल्यू में क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 को इससे कट किया 2 टाइम 2 से इसको कट किया तो 250. x का मतलब क्या था? टाइम. किसमें था? मिनट में. यानी ये 250 क्या है? मिनट्स. आपका टोटल टाइम कितना लगेगा इन्फ्यूजन को कंप्लीट होने में? 250 मिनट्स. अब इनको हमें कन्वर्ट किसमें करना है? हावर्स में. 1 घंटे में कितने मिनट? 60. 0 से 0 कट कर दो. 4 बार किया कितने हो गए? 4 घंटे हो गए. 24 24 और 1 बचेगा 10, यानी 4 घंटे और 10 मिनट. इन्फ्यूजन कब स्टार्ट किया? 5 बजे. इसमें जोड़ दो 4 घंटे 10 मिनट. 9 बज के 10 मिनट पे आपका इन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? आया कुछ? कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन वही है, बस इसको थोड़ा सा आपको कर दिया उल्टा. जैसे अब मैं इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आपको सोल्व करना है. इसको हटा दो, ये हटा दे. अब इसमें आपको ये टाइम नहीं निकालना है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जीटीटी भी नहीं निकालना आपको. यहाँ पे टाइम आपको दे दिया 250 मिनट्स में आपको फिनिश करना है.
500 ml का बोतल है, 250 मिनट्स में कंप्लीट करना है और 10 जीटीटी पर ml ड्रॉप फैक्टर है, कितना जीटीटी पर मिनट आप स्टार्ट करेंगे, ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट करना है, करो कैलकुलेट। हाँ बीसीओ वही तो इनको निकलवाया जिन्होंने नहीं किया उनको, ताकि उनको समझ में आए कि क्वेश्चन वही था। सो अब आप यहाँ पे जब सोल्व करोगे टोटल वॉल्यूम कितना है 500, टाइम कितना है 250, ड्रॉप फैक्टर 10, जीरो से जीरो कट हो गया, इसको इससे कट किया 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 ड्रॉप्स पर मिनट। तो बस इन्होंने क्या किया, इसको आंसर में इसको आंसर को हटा के क्वेश्चन में डाल दिया और टाइम को आंसर आपसे पूछ लिया, वही है दोनों वैल्यू, मीनिंग वही है सेम, समझ गए। तो कुछ भी पूछ ले चारों में से 3 दिया होगा, एक आपको निकालना होगा और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, बस चले आगे नेक्स्ट। सो आंसर इज डी 19m। चलो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होगा, आपको सोल्व करना है, ध्यान से समझेंगे और फिर इसको आंसर निकालेंगे। The formula which you use, that is ml per hour is equal to desired upon available multiplied by quantity, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और मैंने चारों फॉर्मूला लिखा दिए थे स्टार्टिंग में। आ गया, चल से सोल्व करें। आंसर आ गया, चलो नहीं आ रहा है। फॉर्मूला क्या था 18,000 यूनिट्स 1800, ओके कुछ भी आएगा देखते हैं, पता नहीं मुझे। ml पर आवर इज इक्वल टू डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सेम वही करना है जो दिया हुआ वो सारा लिख दो इसमें, क्या क्या दिया हुआ देखो। एट रनिंग एट 36 ml पर आवर, यहाँ पे लिख देंगे 36, डिजायर कितना है, द हेपरिन वेग रीड्स, हेपरिन वेग के अंदर है वो तो अवेलेबल है, डिजायर या दिया ही नहीं, पेशेंट कितना रिसीव कर रहा है वो आपको निकालना है, सो डिजायर नहीं दिया तो क्या लिख देंगे x या d भी लिख सकते हो आपकी इच्छा। अवेलेबल कितना है 12500 और क्वांटिटी कितनी है 250, हो गया। जो ऊपर है, ऊपर ये ऊपर है तो नीचे वालों का लिखा ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लेके जाओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x ये रहेगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर और ये ऊपर से कहाँ जाएगा नीचे, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 12500 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू x। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैंने लिखवाया भी था, डिजायर का फॉर्मूला लिखवाया था, वहां पे देख लेंगे आप। डिजायर में हमने लिखा था डिजायर इज इक्वल टू जो ये अपने बाकी ml पर आवर मल्टीप्लाई बाई अवेलेबल डिवाइडेड बाई लिस्ट क्वांटिटी। सोल्व करें, जीरो से जीरो कट कर दो, इसको इससे काट दो 50 बार चला जाएगा, बस हो गया, जीरो है जीरो लगा दो, इसको मल्टीप्लाई करो 038 यूनिट्स पर यूनिट्स आवर जो है पेशेंट रिसीव कर रहा है, यानी कितना यूनिट रिसीव कर रहा है पेशेंट 1800 यूनिट पर आवर पेशेंट रिसीव कर रहा है। आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। रिमेंबर दैट इन क्वेश्चंस को सोल्व करना एक ही तरीका है, दैट इज द प्रैक्टिस, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे घर पे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड आई थिंक हमारे हिस्ट्री के अंदर हमारे जो जितने भी हम पढ़ाई करते हैं उसमें एक ही सब्जेक्ट है जिसमें 100 मार्क्स लाना सबसे इजी है, और वो है द कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, जो 100 मार्क्स आपको इजीली दे सकता है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाना इतना इजी नहीं है, इट इज डिफिकल्ट, पर लाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार आर्ट्स का रिजल्ट जहाँ पे एक गर्ल्स या बॉय कौन था पता है, गर्ल्स थी आई थिंक, उसने 100% मार्क्स लेके आई हो, आर्ट्स में नहीं साइंस में, साइंस के अंदर थी वो। सो लाया जा सकता है, लेकिन सबसे इजी किसमें लाना, मैथमेटिक्स वाली कंडीशन में, जहाँ पे गलत कुछ होता ही नहीं है। अगर आपने गलत किया तो पूरा ही गलत है, सही किया तो पूरा ही सही है, ऐसा नहीं कि आधे नंबर आएंगे, 2 नंबर दे दो, आधा थोड़ा सही किया, थोड़ा गलत किया 2 नंबर कम कर दो, वहां पूरा गलत गलत ही होता है। यस, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको अगर एक क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर फिक्स है आपका, 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 नंबर फिक्स्ड है, और ऐसे एक एक 2 नंबर करके ही आप टॉपर तक रीच होंगे। जो टॉप करता है उसकी क्वालिटी यही होती है कि उसको इजी वाले भी आते हैं, मीडियम लेवल के भी आते हैं और टफ वाले भी आते हैं, उसको एबीसी करना भी आता है, ड्रग कैलकुलेट करना भी आता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं ये ड्रग कैलकुलेशन मुझे नहीं आता, इसको मैं छोड़ दूंगी, मतलब आप 1 मार्क्स पहले ही पीछे हो गए, और 1 नंबर आपकी मेरिट को कितना पीछे कर सकता है। आप देखिए एक बार कि जब 1 नंबर कम आता है किसी से तो आपके बीच में कितने कैंडिडेट आ जाते हैं, और आप हो सकता है बहुत बार आउट हो जाए मेरिट से, ठीक हो जाएगी आपको बात पीछे। इसीलिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, क्लियर। यस, अरे मेरे को तो सबसे इजी भी यही लगता है इसमें पूरी नर्सिंग में ही, जब ये आ जाए या एबीसी करना है, ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं सबसे इजी तो ये फार्म आ जाए, कुछ नहीं करना उसमें तो है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हो, करोगे अब घर पे जाके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। नेक्स्ट लो, एक और आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, अरे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव कितना आ रहा है, 16.25 नहीं आ रहा है,
16.25 ml पर आवर। तो क्वेश्चन तो इतना इजी, ऐसे आंखों से देख के आप आंसर निकाल लो। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 5 से काट दिया 4 बार, इसको काट दिया 5 बार, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 डिवाइडेड बाय 4, 4 यानी 16 चौक 64, 125, 16.25 आ गया आंसर। अभी भी सोचो डिजायर कितना है, 1300, अवेलेबल कितना है 20,000, क्वांटिटी 250, डालो फॉर्मूला में 1300, 20,000 एंड 250, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, इसको काटा 5 से 5 टाइम, इसको काटा 4 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 65, इसको डिवाइड किया 4 से, आंसर आ गया 16.25 ml पर आवर। हो गया नहीं हुआ? नेक्स्ट, ये आपका सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। आंसर इज 8 ml पर आवर। 100 को 100 से काट दो, पीछे जो बचा वो 8 बचा, 8 ml पर आवर हो गया भाई। 100 100 तो कट जाएगा, पीछे 8 ही तो बचा है, सो 8 ml पर आवर। दिख रहा नहीं समझे? डिजायर इज 8, अवेलेबल 100, क्वांटिटी 100, तो 100 से 100 कट गया, पीछे बचा 8, आंसर इज 8। एनटीजी आ गया, लो फिर से 60 kg का पेशेंट है, आईवी एनटीजी देना 10 माइक्रोग्राम पर मिनट, 50 ml syringe contain 25 mg of एनटीजी, रेट ऑफ syringe infusion form will be stated। कितने पे आपको स्टार्ट करिए? One hint is the question is asking in ml per hour, because यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है। चाय, चाय पीना है? जाओ, सबको कितनी बजे चाय पिलाएगा? 3 बजे, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे पिलाएगा। हो गया? अरे हो गया है, 1200 पावर में आएगा, ml पर आवर निकालना है ना। कितना आ रहा है देखो, ये लो 1200, बहुत ज्यादा आ रहा है 1200, 1200 तो दिया ही नहीं यहाँ पे। 1200 ml लगाओगे तो कितना mg मिल जाएगा पैसे? अब इस आंसर को देख के तो आंसर निकालो। अरे हो गया नहीं हुआ? हो गया, चलिए आगे, या मुझे करना है। डिजायर कितना आएगा? डिजायर कितना आएगा? 0.6 mg। सो इट इज योर चॉइस, यू कैन कन्वर्ट इन mg और यू कैन कन्वर्ट इन mcg, आपकी इच्छा है। सो आप 0.6 mg लिख सकते हैं, या फिर आप इसको mcg रख के नीचे वाले को आप mcg में कन्वर्ट कर सकते हैं, 25,000 mcg भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। 0.6 अवेलेबल इज 25 एंड क्वांटिटी इज 250, बस इसको सोल्व कर दो, और 50 ml, सॉरी हाँ। सो देखो, डिजायर 10 mcg पर मिनट, अवेलेबल 25 mg एंड क्वांटिटी 50 ml, यही है। दिस इज इन मिनट, एंड मैंने बोला था किसमें निकालना है आपको, हावर्स में। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 60, आंसर कितना होगा? 600। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप इसके साथ आंसर निकालने जाएंगे 600, ये है mcg। अब आप इसको या तो क्या करें, 0.6 लिख दें, या इससे बेटर क्या आप क्या लिख दें, 25,000, जो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप mcg में, मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी दैट इज 50, 1 2 और 3, 1 2 और 3, कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 25। इसको जब आप सोल्व करेंगे 1 टाइम जाएगा, 5 बचेगा, 0 आएगा, 50। सो 1.2 ml पर हावर, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? यहाँ पे जो डोज दिया है वो पर केजी पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा कि 10 mcg पर केजी पर मिनट, यहाँ लिखा 10 mcg पर मिनट, मींस वो डोज जो 60 केजी के पेशेंट का ही डोज है, उसको 60 से मल्टीप्लाई वापस नहीं करना है। अगर पर केजी पर mcg लिखा है तो ही हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 1.2 ml। ये तो आता है, ये भी आता है। 500 mg टीडीएस देना है और 1 ग्राम का टेबलेट है, तो 1.5 टेबलेट कितनी देनी है, 6 देनी है। अरे 1.5 टेबलेट देनी है, कितनी देर, 6 कहां से आएगी? ये लो करो इसको सॉल्व, फिर खत्म करते हैं इसको। हो गया?
अपना है। फ्री। फ्री। 16 oral suspension 600 mg पेशेंट को देना है। डिजायर अवेलेबल एंड क्वांटिटी। मिक्सिंग का कैसे बताया आपको? आपको 100 ml वाटर लेना है और उसके अंदर डालना है उस ड्रग को। जब आप उसको मिक्स कर दें अच्छे से तो ईच 2.5 ml विल कंटेन 100 mg, यानी अवेलेबल कितना है 100 mg एंड कितने में है 2.5 ml में। सो ये आ गया। क्या हो गया है? काउंटिंग करना है। क्या मंगाना है? अच्छा पेपर है, मैं सोचा कुछ मंगाना है। सो ये अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 280। 280 है। गिन लो, देख एक बार कितने आते हैं, फिर मुझे बताना कितने आते हैं। देख लिया? सो अब इसको सोल्व करते हैं। डिजायर कितना है अवेलेबल एंड 2.5 ml, ये काट दिया 6 बार और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 0 15 कितना आया ml। यहां तक आपने सब कुछ सही किया, everything is right here, but in the end of the question how many TSP, that is teaspoon, tablespoon यानी TBSP, it's a TSP यानी teaspoon of Cleocin will you administered, यानी 1 TSP is equal to 5 ml, so you will divide with 5, it will be 3 TSP। तो आंसर क्या देना है? 3 TSP। 15 नहीं देना है। if you are giving 15 answer then your answer will be wrong। आपने सब कुछ सही किया पर फिर भी आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो इसको आप नहीं करेंगे अभी, आप इसको लिख लेंगे, लिखना भी टाइम लगाओगे, आप कुछ नहीं करना है, फोटो ले लेंगे, घर से करके लाना है, फिर मैं आगे कर रहा हूँ सडनली। ले लिया? हो गया? बाकी शेयर कर लेना इधर उधर। चलिए आगे। नहीं हुआ? और इतनी देर में सोल हो जाता मैं, कल सब करके लाएंगे। नेक्स्ट इन्फ्यूजन टाइम, सबसे इजी वाला क्वेश्चन। टाइम निकालना कि 1000 ml फ्लूइड है और 100 ml पर आवर की रेट से चल रहा है, कितने टाइम में खत्म होगा? तो 10 घंटे में। इजी नहीं है? सो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी-कभी आते हैं। तो इन्फ्यूजन टाइम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय ml पर आवर, दैट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इन्फ्यूजन टाइम। इन्फ्यूजन टाइम निकालना मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ml पर आवर, दैट इज फॉर इन्फ्यूजन टाइम। क्लियर? नेक्स्ट ml पर आवर कैलकुलेट करना है तो टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। 1000 ml को 8 घंटे में देना है, 10 घंटे में देना है, कितने ml पर आवर पे स्टार्ट करोगे? तो 10 आवर्स में 1000 ml 10 आवर्स यानी 100 ml पर आवर पे आप स्टार्ट कर दो। तो ये तो आपकी किस्मत अगर बहुत ही अच्छी है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी। तो मैं अगला एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो आपको निकालना है विद इन 2 सेकंड में। देख लिया? टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स, डिवाइडेड नीचे लिखना ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट नहीं लिखा अभी तक? याद हो जाना चाहिए था, टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। नेक्स्ट कितना दिया देखो, टोटल वॉल्यूम इज 3000 ml to be administered over a 24 hours period. The nurse determine that how many ml per hour will administer to the client. तो क्या करना है? 3000 डिवाइडेड बाय 24, सोल्व कर दो इसको, कितना आएगा? हैं 125 ml पर आवर। चलो अब आपको निकालना है ये 125 ml पर आवर की रेट से आपको इन्फ्यूज करना है 1000 ml को। द नर्स डिटरमाइन दैट हाउ मेनी आवर, कितने घंटे लगेंगे? 100 1000 डिवाइडेड बाय 125 कितना आ गया? 8 आवर्स, 8 घंटे में फिनिश हो जाएगा। सही है, ठीक है सर, ऐसे ही रखो। नेक्स्ट चलो अब आप क्यों करना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ोगे, आप ही करोगे। सो नेक्स्ट क्या आंसर आएगा, निकालो जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर? अरे कितना आएगा है? 3.3। आगे आगे क्या? 50 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे क्या? ये किया? आंसर इज 200 ml पर आवर। अब समझे, मैंने कितनी बार बोला क्वेश्चन को समझो। एग्जामिनर क्वेश्चन इजी वाला देगा बट हम उसको डिफिकल्ट बना देंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है?
300 mg in 50 ml of T5W to infuse in 15 minutes. Drop factor is 10 GDT per ml. How many ml per hour? और आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो कौन सा है? कौन सा लगा रहे हो? That is GTT per minute. Drops per minute का फॉर्मूला बताया था मैंने वो. यहाँ पे पूछा क्या drops per minute? जब पूछा ही नहीं तो क्यों ला रहे हो? यही तो है कि क्वेश्चन इजी था, बट हम उसको क्या करें? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है ये. इसका इसमें कोई काम ही नहीं है. कुछ भी दे सकते एग्जामिनर तो. आपको क्या करना है वो देखो. ml per hour निकालना है. सिंपल से ml per hour यानी टोटल वॉल्यूम इन ml कितना है? 50 डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स कितना है? 15 मिनट्स है. मिनट्स में नहीं चाहिए हमें, किसे चाहिए? आवर्स में. तो डिवाइड कर दो, बस हो गया. इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा. अब इसको सोल्व करना तो आता ही नहीं है सर. जब इसके नीचे से आ जाए तो क्या करें? तो इसको कहां ले जाना है? ऊपर. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 15. 4 से कट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो. 200 ml पर. जब आप 200 ml पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करेंगे तो जो 50 ml फ्लूइड है वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा. भाई 1 आवर के 4 पार्ट करो, कितने होते हैं 1 आवर के? 4 पार्ट्स. 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स. अब आपको जो फ्लूइड देना है वो किस रेट से देना है? 15 मिनट्स में 50 ml देना है. तो भी 4 पार्ट हो गए. 50 50 50 50 कितने हो गए? 200 हो गए. तो 200 पे स्टार्ट करो. एक 15 मिनट्स में कितना जाएगा? 50 ml. और फिर बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फ्लूइड आपका. सो आंसर इज 200 ml पर आवर. तो आपका आंसर भी था इसमें सी 3.3 ml पर आवर. और आप इतने खुश होते हैं वहां पे कि हमने बिल्कुल सही किया सर. नेक्स्ट. सो ये वो सेम ही है, बस ml पर आवर निकालना है. यानी इस बार भी आपको इसमें जीपीटी नहीं निकालना है. सेम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम या जो भी दिया इसमें टाइम, तो वो आप घर पे करेंगे, यहाँ नहीं करना है. घर से करके लाना है. ठीक है, देख लिया. अरे वॉल्यूम लिख दो 250 ml और टाइम लिख दो 4 आवर 15 मिनट्स. बस निकालना है इसको. 250 ml और 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स. बस प्रॉब्लम आएगी सर इसको कन्वर्ट कैसे करें, बस वो आप करके लाना कल. ये तो छोड़ो इसको, अगला टॉपिक आ जाओ. ये हो गया तो वही टाइप का है. सो नेक्स्ट मेथड, हॉलिडे सागर मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हावरली मेंटेनेंस फ्लूइड. पर हावर फ्लूइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले भी पढ़ाया था मैंने 2-3 बार. आता है सबको? सो इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में. हाँ अभी तो आया था, पर पहले जब मैंने दिया था, मेरी बात कर रहा हूँ, आपका तो मैंने दिया नहीं. और वहां पे क्या क्वेश्चन आया था? नाम जो आया था उसका, क्वेश्चन का नाम क्या था? हॉलिडे सागर मेथड नहीं. द नेम जो वहां लिखा था वो था 4-2-1 फॉर्मूला. बाय यूजिंग द 4-2-1 फॉर्मूला कैलकुलेट हावरली फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड पेशेंट फॉर बॉडी वेट इज 60 और 70 और 80 जो भी दिया हुआ वेट के बेसिस पे. तो ये जो फॉर्मूला वर्क करता है, किस पे काम करता है? इट इज टोटली बेस्ड ऑन पेशेंट बॉडी वेट. हमें क्या चाहिए होता है? पेशेंट का बॉडी वेट चाहिए, बस हम उसका फ्लूइड निकालेंगे. बॉडी वेट आपको चाहिए और आप कैलकुलेट कर दोगे कि उसको 1 आवर में अगर एनपीओ रखा जाए तो कितना फ्लूइड आपको स्टार्ट करना है. डॉक्टर बोलते हैं 100 ml पर आवर, 150 ml, 200 ml, 50 ml, अलग-अलग बोला जाता है. वो कैसे करते हैं? सो इन दिस मेथड इट इज आल्सो नोन एज 4-2-1 फॉर्मूला. 4-2-1 फॉर्मूला मीनिंग अगर हम इसकी बात करें, वेट जैसे हम बात करते हैं, वेट किसका निकालें? बताओ अपना अपना वेट किसका निकालें? 50. चलो 50 निकालते हैं. 50 केजी वेट. मैं खाली अपनी स्लाइड पे आता हूं. ये एग्जाम में लिखा होगा कि पेशेंट वेट 50 केजी by using the holiday sagar method or by using the 4-2-1 formula calculate the maintenance body fluid for this patient. अब वहां पे दो ऑप्शंस होंगे. there will be one option is per hour और one option is per day. दोनों में ध्यान रखना है. ऑप्शन क्या पूछा है? पर आवर पूछा है तो आवर का आएगा इसमें, और अगर पर डे का पूछा तो उसको 24 आवर से आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा. सो 50 केजी. नाउ दिस वेट should be divided into 3 parts. The first part is from 1 to 10 kg. Second part is 11 to 20 kg and third part is 20 to जितना भी बचा है. लाइक 50 दिया तो 50, 60 दिया तो 60, 70 दिया तो 70. इसके बाद जो भी बचा है वो सारा हम यहाँ लिखेंगे. सो यहाँ कितना दिया है? 50. क्लियर हो गया? 1 to 10, 11 to 20 एंड ये 21 to 50 या जो भी आगे बचा हुआ है वो सारा आपको लिख देना. यहाँ पे कितना किलोग्राम वेट है? 1 to 10 में कितना किलोग्राम हुआ? 10 kg. यहाँ भी कितना हुआ? 10 kg एंड यहाँ भी कितना हुआ? 21 to 50 यानी 30 kg. क्लियर हो गया? तो you should divide the weight in 3 parts. The first is from 1 to 10, second is 11 to 20 and third is 21 to rest. all जो भी बचा है वो सारा आपको लिख देना एंड इस तरह से लिख देंगे आप. Now apply the 4-2-1 formula. 4-2-1 means you should multiply this with 4, this with 2 and this with 1. This is 4-2-1. Now calculate 40, 20, 30 and add all them. So total will be 90 ml per hour. This is the maintenance fluid rate for a patient with 50 kg. 50 किलो के पेशेंट के लिए मेंटेनेंस फ्लूइड रेट क्या होगा आपका? 90 ml per hour. इजी है, निकाल सकते हैं. अगर यही पूछ लिया कि 24 आवर में कितना देना है तो इसको क्या कर दो? 90 मल्टीप्लाई विद 24, आपका आंसर आ जाएगा 0.621 ml पर डे. ml पर डे गलत है? सही है, निकाल सकते हैं. अब हम आपको अलग अलग वेट की बात करते हैं यहाँ पे. ये तो एक एग्जांपल था. नेक्स्ट वेट है 6 ग्राम 60. अरे 60 में तो इजी होगा, तो यहाँ 60 करना है बस. चलो 60 बोला तो 60 करते हैं. ये 60. सो अगेन फर्स्ट 1 to 10, 11 to 20 and 21 to 60. 10 multiply by 4, 10 multiply by 4 2 and this is 40 multiply by 1. 20 ये 40, 20
and 40. आंसर इज 100 ml per hour. क्लियर हो गया? बताओ नेक्स्ट है 6 kg. 60 से सीधा 6, बीच में कुछ है ही नहीं. चलो 6 kg से पहले हम थोड़ा कम पे चलते हैं, बाद में 6 भी बता दूंगा मैं, पहले थोड़ा उससे ज्यादा थोड़ा कम होनी चाहिए. सो हम वेट लेते हैं लाइक चाइल्ड इज लाइक 18 kg ले लेते हैं. 18 से भी थोड़ा अगर 28 लेते हैं पहले, फिर 18. 28 kg का है चाइल्ड बच्चा एडल्ट. तो पहला 1 to 10, नेक्स्ट 10 to 20 एंड नेक्स्ट 21 to, यहाँ पे 28 ही लिखना है, जितना है उतना ही लिखना है, जो है लिख दो. ये कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इसको करेंगे तो 20, इसको करेंगे तो 8. 68 ml पर आवर आ गया. अब आपका 18 kg. सो फर्स्ट 1 to 10, सेकंड 11 to 18 और थर्ड इज 0. थर्ड है ही नहीं आगे, तो हम क्या लिखेंगे 0. आगे बचा ही नहीं तो 0. यहाँ कितना हो गया 10, 8 एंड 0. 4, 2, 1, 40, 16, 0. आंसर इज 56 ml पर आवर. क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो लास्ट बोला था 6 kg. 24, 1 to 6, क्योंकि 6 लास्ट है, फिर 0 एंड 0. 4, 2, 1, 0, 0, 24. आंसर इज 24 ml पर आवर. कर सकते हैं कैलकुलेट. सो कैलकुलेट द hourly maintenance period for a child weight is 13 kg. 13. So answer is 46 ml पर hour. निकाल सकते हैं. सबसे इजी मेथड है. इसके क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से हर बार आ रहा है, और हो सकता है इस बार भी यही है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है लोगों को, और हम इसको लास्ट 7 साल से पढ़ा रहे हैं, बट आप लोगों को पता नहीं समझ आया कि नहीं आया. इजी है, सबसे इजी. चलिए आगे. जब से मैंने एनेस्थीसिया पढ़ाना स्टार्ट किया तब से ये मेथड में पढ़ाता हूँ. एनेस्थीसिया वाले इसको कॉमनली यूज करते हैं हॉस्पिटल में. जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है तो इसी के थ्रू अपना फ्लूइड कैलकुलेट करके वो अपना फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, और तब से ही मैं इसको इंप्लीमेंट कर दिया पढ़ाना. बहुत इजी सा मेथड है, 4-to-1 या हॉलिडे सागर मेथड, और इजी से आंसर आ जाता है. बस ध्यान ये रखना है कि पर आवर पूछा है या पर डे पूछा है, बस वही आप ध्यान रखें. पर डे पूछा तो 24 से मल्टीप्लाई करना, पर आवर पूछा है तो आंसर आपके साथ. क्लियर? नेक्स्ट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. So in a hospital, the drug administration is the responsibility of a nursing officer. एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्सिंग ऑफिसर की है. वी आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब एनी ड्रग. वी आर ओनली अलाउड टू एडमिनिस्टर ड्रग विद अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर. डॉक्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना है, प्रिस्क्राइब नहीं करना है. सो जब भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, द फर्स्ट मेन प्रायोरिटी इज, व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन, मेन प्रायोरिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी ड्रग. सो द मेन प्रायोरिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी ड्रग, दैट इज द पेशेंट सेफ्टी. ऑलवेज फॉलो द पेशेंट सेफ्टी. जो आपको स्टैंडर्ड दिए जाते हैं वो फॉलो करने आपको. एंड फॉर द पेशेंट सेफ्टी वी फॉलो 6R. यहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं? 6R फॉलो करते हैं. देयर आर 6R व्हिच वी फॉलो, एंड दीज आर द सेफ्टी मेजर्स. राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट टाइम, right route, and the right documentation. These are the 6R which you have to follow before administering any medication to any patient. In this, there are few things जो आपको ध्यान रखनी है. First thing, right patient. So before administering, you have to identify the patient. If the patient is right or wrong for that medicine, वो जो drug आप देने जा रहे हो उसकी क्या है या किसी और की है. And for the confirmation of the patient, always use two things. The first one is patient ID band, and second thing is patient file with MRD slip, या जो IPD OPD एडमिशन स्लिप होता है, that printed slip. With these two slip, confirm with patient cell. patient से पूछना है what is your name. पेशेंट अपना नाम बताएगा, आपको फाइल के साथ चेक करना है, आईडी बैंड के साथ चेक करना है, दोनों ही आपको मैच करके बता देना कि सही है. इट मे बी पॉसिबल एवरी टाइम व्हेन यू गो टू द पेशेंट एंड बार-बार उसे आप नाम पूछेंगे तो पेशेंट विल थिंक कि बार-बार आके मुझे पूछता है, इसको पता नहीं, मुझे पागल बना रहा है. होता है बहुत बार ऐसे होता है, जब एक ही चीज को बार-बार पूछे तो उसको लगता है इसको अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, अब जाके पूछने, जैसे मुझे बेवकूफ समझा है, मुझे पता ही नहीं मेरा नाम. बट फिर भी आपको क्या करना है, नाम पूछना ही है. You have to ask the name to the patient. If patient is conscious and if patient is drowsy or unconscious, then you should match with the ID band or with the whatever person is with the patient relatives जो भी है उसके साथ, या फिर एज ए नर्स आप खुद उसका अटेंडेंट है तो आप कंफर्म करेंगे पेशेंट के आईडी बैंड के साथ में. So this is the right patient. The right medicine as per drug administration rule, medication chart जो होता है देखा होगा आपने, that should be signed by two person before giving the drug. That should be signed by two person. One person, the person who is administering the drug, जो लगा रहा है उसके साइन होंगे, and the second person, the supervisor जो आपके ऊपर है, your in charge जो भी है, SNOTL जो भी है, that person will cross sign you कि that, और वो भी ड्रग देने से पहले you should take the drug and file with your supervisor and उसको दिखाए कि this is the medication, ये इस टाइम पे इतना डोज है और ये ड्रग मैं उसको देने जा रहा हूँ. वो चेक करेंगे, देन वो करेंगे क्रॉस साइन करेंगे, and after that you will give to the patient. And this standard practices should follow in every hospital. It may be possible in our country we are not following these practices, but in NABH और JCI hospital ये practices must होती है और वहाँ follow भी की जाती है, हमेशा follow होती है, और वहाँ पे आपको डबल क्रॉस साइन करवाना ही होता है, और वहाँ प्रॉपर ड्रग चार्ट्स भी होता है. The drug chart should be
राइट, जो ड्रग चार्ट लिखा जाता है वो हम नहीं लिखते हैं, ड्रग चार्ट इज रिटन बाय द डॉक्टर इटसेल्फ और द फार्मासिस्ट जो होते हैं वो लिखते हैं आके। एंड ड्रग चार्ट के अंदर ब्रांड नेम और उसके साथ साथ में उसका जो केमिकल जो अपने पढ़ा था प्रॉपर्टी और नॉन प्रॉपर्टी अलग अलग नेम पढ़े थे, तो दोनों ही नेम लिखे होते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो नाम देख के उसके साथ, और वो भी कैपिटल लेटर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कैपिटल में मेंशन करना होता है ताकि आप वो डॉक्टर की लैंग्वेज वजह से उल्टे पता नहीं वो क्या कर दिया बताएं, वो समझ आपको नहीं आएगा। क्लियर? देन द डोज, सो डोज शुड बी करेक्ट डोज, व्हाटएवर डोज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर वो डोज ही आपको देनी है। यू शुड रिमेंबर दैट normal dosage of the drug also in some time the dose is mentioned wrong by the doctor, like जैसे मैंने इंसुलिन का एग्जांपल दिया था, if the doctor is prescribed 10 ml of insulin to the patient, that is wrong dose. 10 ml is never prescribed to a patient, it is always in 10 international unit, so you can call to the doctor, आपको कॉल करना उसको बताना है कि ये आपने लिखा है दे दूं क्या, फिर रुको रुको मैं आता हूं, कहां दे दूं, अभी पेशेंट आईसीयू में मरेगा। सो डोज आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर इफ यू आपको लगता है कि कहीं पे कुछ भी मिस्टेक है तो आप तुरंत क्या करें, डॉक्टर से या अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करें। राइट टाइम, टाइम इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ few drugs are should be given on specific time, like all the stimulant drug should be given in the morning, like CNS stimulant drug होती है जो सुबह देनी चाहिए, आपने दे दी शाम को, पेशेंट पूरी रात भर उल्लू की तरह आपको देखता रहेगा, तो उसको नींद आएगी नहीं, और फिर दिन में तो नींद वैसे नहीं आती है, तो 24 आवर के लिए इंसोम्निया हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो stimulant drug should be given in morning time. The types of drugs like diuretics should be given in the morning time, should not be in the night time. If you are giving it bedtime, person will go for washroom in every 1 hour, and वो आपकी बेल बजाएगा बार-बार, आपकी भी नींद खराब करेगा, उसकी तो हो ही रही वैसे भी, क्योंकि उसको बार-बार कहा जाना होगा वॉशरूम। सो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन द रूट, मेनी ड्रग्स इज गिवन विद सिंगल रूट, कुछ ड्रग्स होती है जो सिर्फ आईवी देते हैं हम, लाइक पोटेशियम क्लोराइड KCl, आप आईएम नहीं लगा सकते, लगा सकते आईएम लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोपोफोल कैन नॉट बी गिवन आईएम। सो ड्रग्स का रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड चेक द रूट करेक्टली। एंड द लास्ट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने सब किया है बट अगर ये नहीं किया तो आपने ड्रग नहीं दिया। अगर आपने all 5 points mentions above done by you but not the documentation is not done by you, then आपने वो काम किया ही नहीं है। आपने वर्क किया या नहीं किया वो कौन बताएगा? आपका डॉक्यूमेंटेशन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज अवॉइड द फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। ये पॉसिबल है कि हम ड्रग नहीं भी देंगे और डॉक्यूमेंट कर देते हैं बहुत बार, एंड अगर आपने डॉक्यूमेंट किया मतलब ड्रग दिया है, भले दिया नहीं दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिकली आईसीयू वर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि पेशेंट इज कॉन्शियस, डॉक्टर विल आस्क टू द पेशेंट क्या ये आपको लगाया था, नहीं इस कलर का तो यही नहीं मुझे दो, एंड आप वापस जाओगे। बिल्कुल, मेरे पास तो एक बार सुबह अभी तक ये भी देखा मैंने इसको सामने, ये तो रूम में एंटर नहीं हुआ, और आप वहां फंस जाएंगे कि आपने बीपी चेक ही नहीं किया, इसका बीपी 4 बार लिखा है सुबह से अभी तक, और एक भी बार बीपी अपडेट नहीं देखा पेशेंट ने, तो होता है ऐसा। सो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन कभी भी फॉल्स नहीं करना है, ट्राई टू डॉक्यूमेंट करेक्टली। हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि पेशेंट जब एडमिट होता है तो ओपीडी में उसकी बीपी एक आधी बार कोई ओपीडी वाला भी कभी उसमें हाथ डलवा के कर लेता है, और वो जो बीपी होती है उससे 2-4 ऊपर नीचे चल रही होती है जब डिस्चार्ज होता है तब तक, उसके बाद कभी उसका बीपी वापस चेक ही नहीं हुआ। सुबह वाला उसका देख शाम वाला देता है, शाम वाला नाइट लिख देता है, नाइट वाला उसमें लिख देता है, चलता रहता है ये चार्ट। सुबह वाला सोचता है, सक्सेनिंग का कंडीशन ऐसा होता है, सुबह वाला बोलता है अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने किया है, शिफ्ट खत्म होने से 5 मिनट पहले, तो शाम वाला सोचता है इसने 5 मिनट पहले किया तो अभी क्यों करना है, और वो खत्म होने से पहले यही बोलता है अभी मैंने किया ही है, बस अब देख लेना बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, और रात वाला सोचता है जब 2 बार कर ही दिया सुबह शाम तो फिर अब रात में क्या करना है, सोने दो इसको, और सुबह वाले को बोलता है देख लेना बाकी तो मैंने रात को 2 बार किया ही था। और पेशेंट सोचा होता है एक भी बार नहीं किया, सालों ने 4 बार बता दिया मेरा सक्सेस, और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, पेशेंट एपनिया में चला जाता है। सो पेशेंट केयर ही हमारा मेन रोल है, और वही हम नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट का कंडीशन जो है वो इंप्रूव नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें पेशेंट केयर प्रॉपर करनी है, पेशेंट के साथ अच्छे से पोलाइटली बिहेव करना है, रूड नहीं रहना है। लाइक कल मैं हॉस्पिटल में गया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां गया ब्लड सैंपलिंग के लिए, जो ब्लड सैंपल ले रहा है वो अंदर बुला के पूछता नाम क्या है, सो सैंपलिंग मेरा नहीं था, मैडम का था, तो उनको तो उन्होंने नाम बताया, ठीक है। अब उसने क्लिक करने के लिए वो लिया निडल, सो वो कॉटन स्वैप होता है इनके पास, वो तो इतना तो वो है नहीं कि वो अल्कोहल स्वैप पेक वाला रखे, वैसे कॉटन होती है उसके वैसे रखे पहले, उसने किया और फिर उसने निडल पंक्चर करने से लगा। मैंने कहा क्लीन करो भाई पहले, बिफोर गोइंग पंक्चर यू शुड क्लीन द एरिया सो विल हैव लेस चांस फॉर इंफेक्शन। सो सॉरी सॉरी भूल गया मैं भूल क्या गया, अभी तो तू पंक्चर कर ही देता, भूल क्या गया है, फिर करने ही वाला था तो। सो वो प्रैक्टिस है, उनको कुछ उनको कोई मीनिंग नहीं है। मैं उसको बोला ग्लव्स क्या आपके, मे बी पॉसिबल दिस पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव और एचबीएससी पॉजिटिव, फिर ग्लव्स है आपके पास, तो ये कुछ जरूरत नहीं है, मैं क्यों नहीं है, तेरे को इन्फेक्शन होगा हमें आ गया तो, तू पॉजिटिव होगा तो हमें, हम नहीं है तू होगा तो किसको क्या पता है। वैसे सिंपल इधर ले रहा है, इधर एक हाथ में कप ऑफ टी है, वो ऐसे पी रहा है, वही रख रहा है। सो कोई स्टैंडर्ड नाम लिखा होता है उसके ऊपर बाहर बड़े बड़े अक्षरों में वी आर फॉलो ऑल द एनएबीएस स्टैंडर्ड्स। मैं अगर आपके एनएबीएस स्टैंडर्ड यहाँ में रख दूं मैं अभी सारे, कि पहले अपने एम्प्लॉइज को बताओ कि एनएबीएस स्टैंडर्ड होते क्या है, उनको समझा, उनको एनएबीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, बस उनको ये पता है एनएबीएस स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं क्या, वो नहीं पता है हम ड्रेस रोज पहन के आते हैं, सेविंग रोज करके आते हैं, वो एनएबीएस स्टैंडर्ड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एनएबीएस प्रैक्टिसेस पेशेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए होता है, उसके इन्फेक्शन को इंप्रूव करने के प्रिवेंशन के लिए होता है, वो नहीं करना हम तो हम अच्छे बन के आ रहे हैं, वो एनएबीएस स्टैंडर्ड है। आप भले मत ना क्या, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ग्लव्स पहन के काम करो, वैसे इन्फेक्शन नहीं होगा पेशेंट को। यस, लास्ट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फ्यू थिंग्स जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, इन एनी केस इफ wrong drug is given to the patient or the drug is given to the wrong patient, wrong medicine, dose is wrong, or maybe time is wrong, or maybe route is different, or the documentation is not done. So ये तो last वाला part है, ये 5 point जाता है। If anything is wrong, then you have to inform to your immediate supervisor. आपको immediately क्या करना है, अपने supervisor को inform करना है। Before informing to your supervisor, your prime responsibility is you have to observe the patient for any complication. क्वेश्चन आता है कि आपने पेशेंट को रॉन्ग ड्रग दे दिया, अब आप सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्जर्व द पेशेंट, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, इन्फॉर्म टू सीनियर, और कुछ जो भी लिखा होगा। तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, कि मैंने जो गलत ड्रग दिया उसकी वजह से पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर यू हैव टू इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर, एंड योर सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म टू डॉक्टर, एंड देन सुपरवाइजर विल आस्क यू टू राइट इंसिडेंट रिपोर्ट ऑन रॉन्ग ड्रग गिवन टू द पेशेंट। सो हम क्या बोलते हैं, इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं,
दैट इज द मेडिसिन एरर, मेडिकेशन एरर के अंदर हम पढ़ते हैं इसको. सो यू शुड राइट योर इंसिडेंट रिपोर्ट ऑन मेडिकेशन एरर एंड सबमिट टू योर इमीडिएट सुपरवाइजर. और वो मस्ट देनी पड़ेगी आपको. और हम उस मेडिसिन एरर के इंसिडेंट रिपोर्ट से डर के बताते नहीं है किसी को, और नहीं बताने से फिर वो आपके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में. अगर पेशेंट की लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो बड़ी इश्यू हो जाएंगे. इसलिए छुपाना नहीं है, तुरंत क्या करो, बता दो, ताकि उसका मैनेजमेंट करके पेशेंट को सेफ रखा जा सके. क्लियर. सम टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस आती है, लाइक यू आर गिविंग अ मेडिकेशन टू द पेशेंट इन अ टैबलेट फॉर्म एंड मेडिकेशन स्पॉइल्ड ऑन फ्लोर, नीचे गिर गई, टैबलेट नीचे गिर गई. नाउ अब पेशेंट से पूछोगे क्या चलेगी, इट इज वेरी कॉस्टली, चलेगी या चुपके से उठा के कुछ नहीं वाले लो, वॉश करके वापस दे दो. सो रिमेंबर दैट, नेवर यूज द ड्रग व्हिच इज ऑन द फ्लोर. नीचे गिर गई तो उस ड्रग को कभी भी वापस यूज में नहीं लेना. आपको उस ड्रग को डिस्कार्ड करना है और न्यू टैबलेट या न्यू कैप्सूल जो भी है वो आपको यूज करना है. कभी भी उसको वापस यूज में नहीं लेना. क्लियर. नेक्स्ट थिंग, व्हेनेवर यू आर गिविंग टैबलेट्स, टैबलेट्स शुड नॉट टच ऑन योर हैंड्स. टैबलेट कभी भी आपके हाथ में टच नहीं होनी चाहिए. एंड फॉर दैट मेडिकेशन बाउल, एक छोटा सा बाउल होता है, कटोरी होता है इतना छोटा सा, दैट इज नोन एज मेडिसिन बाउल. दैट इज गिवन इन एवरी एनएबीएच हॉस्पिटल. हर एक पेशेंट के पास एक न्यू बाउल होता है, और डिस्चार्ज होने पे या तो साथ ले जाता है या फिर फेंक देते हैं. छोटा सा होता है, 10 रुपए का आता होगा, फार्मेसी से मिलता है वहां पे. यू शुड यूज दैट बाउल. सो यू रिमूव द टैबलेट, ऊपर से ओपन करना है, देन बाउल स्ट्रिप को उल्टा करके टैबलेट को बाउल में डालनी है. देन बाउल किसको देना है, पेशेंट को. पेशेंट उसे डायरेक्ट लेगा. डोंट टच द मेडिसिन. मेडिसिन को टच करने से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है. द सम ड्रग्स आर मॉइस्चर रेजिस्टेंस, सॉरी मॉइस्चर, क्या बोलेंगे, मॉइस्चर से इजीली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. इजीली डिसॉल्व इन द मॉइस्चर. लाइक एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं ओलिगो, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, नाम भी याद नहीं आएगा, ओलेंजापाइन. ओलेंजापाइन. So question आया था, nurse is giving a drug olanzapine to the patient. Nurse open the strip and take the medicine on the hands and ऐसे हाथ में लेके पेशेंट के पास गई. When she opens the hand, that no drug is there, कोई ड्रग थी नहीं उसके हाथ में. So ड्रग कहाँ गई, जादू से कोई ले गया, पेशेंट भाग गया, कहाँ गई ड्रग, ड्रग नीचे गिरी भी नहीं है, फिर ड्रग कहाँ गई. The reason is that the nurse is having wet hands. हाथ उसके क्या थे, गीले थे. And the olanzapine is the drug which is very quickly dissolve in moisture. बहुत क्विकली डिसॉल्व हो जाती है मॉइस्चर के साथ में. जैसे ही वो हाथ में टच होगी डिसॉल्व हो जाएगी, अगर गीले हैं तो. और उस कंडीशन में आप टैबलेट ढूंढते रहोगे कहाँ गई. सो मॉइस्चर वाली ऐसी ड्रग्स जो मॉइस्चर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, उन टैबलेट्स को भी आपको ध्यान से रखना है, देना है पेशेंट को. ऐसा नहीं कि वो हाथ में रह जाए, आप ढूंढते रहो फिर कहाँ गई, बाद में पेशेंट को शायद ऐसे कर लो याद में है. चलिए आगे. So these are the points related to the safety measures with the patient. One more things, documentation related. One question is asked in the exam. When you document a medication, ड्रग देने के बाद आप कब मतलब एक मेडिसिन को कब डॉक्यूमेंट करेंगे, बिफोर गिविंग टू द पेशेंट, जस्ट बिफोर गिविंग टू द पेशेंट, आफ्टर गिविंग द पेशेंट, और आफ्टर एंडिंग द शिफ्ट, आफ्टर 2-3 hours, or whenever you have the time. So the rule of documentation is you have to document the drug just after giving the drug. ड्रग देने के तुरंत बाद क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट कर देना. दैट इज द प्रिंसिपल. ये नहीं कि घर से फोन करा, मैं वो दे तो दी थी पर भूल गया, उसमें थोड़ा देख लेना यार. हैंडओवर इज गिवन इन द पार्किंग. मेडिकेशन चार्ट इज फिल्ड एट, घर से फोन पे भरा जाता है कि वो तो दे दिया था, देख लेना, वो सब हो गया था. हैंडओवर हम पार्किंग में दे देते हैं, वहां मिलते हैं पार्किंग में, तो हाँ यस देख लेना वो पेशेंट मेरा था, वो पूरा है बस, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना है. डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन जस्ट आफ्टर गिवन. क्लियर. चलिए स्टार्ट करें. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, route of drug administration. So there are various route we use in the hospital to give drug to the patient. और इनकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दो टाइप से हम इनको पढ़ेंगे, पैरेंटल रूट एंड द एंट्रल रूट. पैरेंटल दो वर्ड से मिलकर बना है, पर एंट्रल. पर मींस एक्सेप्ट एंड एंट्रल मींस जीआईटी. सो जीआईटी को छोड़ के जो भी रूट से हम ड्रग देते हैं वो सारी किसमें आती है, पैरेंटल के अंदर. जीआईटी मतलब ओरल रूट या रेक्टल रूट से जो आप ड्रग दे रहे हैं वो किसमें आएगी, एंट्रल रूट के अंदर. एंड रिमेनिंग ऑल अदर रूट विल कम अंडर द पैरेंटल रूट. Second thing, all the parental route drug is given with a needle or a syringe. Needle और syringe के साथ जो हम देते हैं वो सारे रूट कौन से हैं आपके, parental route है. There are few other route also which is known as the local route. कुछ other route भी हम बोलते हैं जिनको क्या बोलेंगे, local route, like injection, insufflation, instillation. These all are the local route. ये ना तो parental है ना ही enteral है, वो किस में आएंगे, local route में. तो वो उनके मीनिंग भी हम यहाँ देखेंगे. जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है parental के अंदर, intramuscular given in the muscle, subcutaneous in the subcutaneous tissue or fat tissue, intrathecal given in the intrathecal given in, कहाँ देते हैं, it is in the spinal cord. याद रखें, बोन में नहीं है ये. इंट्राथिकल मींस स्पाइनल कोड एंड इंट्राओशियस होता है बोन के लिए. इंट्राडर्मल इन द डर्मिस, इंट्रावीनस वेन के अंदर, इंट्रा आर्टीरियल आर्टरी के अंदर, और इंट्राओशियस जो हम बोलते हैं दैट इज इन द बोन. सो इफ यू आर गिविंग द ड्रग इनटू द बोन दैट इज नोन एज इंट्राओशियस. सो ये सारे रूट किसमें आएंगे आपके, पैरेंटल रूट के अंदर. एंड एंट्रल रूट की बात करें तो ओरल रूट एंड रेक्टल रूट कम अंडर द एंट्रल रूट. क्लियर. मूव करें नेक्स्ट. क्या है, एंट्रल रूट इज द ओरल रूट in which we have the sublingual and buccal root. Sublingual मतलब under the tongue, और buccal मतलब जो जीआईटी के अंदर जाएगा, स्टमक से जो अब्जॉर्ब होगा, that is the buccal. And rectal root like enema,
सपोसिटरीज जो प्रोवाइड करते हैं, जो आर कम अंडर द रेक्टल रूट. सो टू रूट्स इन द एंट्रल रूट, ओरल एंड रेक्टल. तो फर्स्ट मैं कुछ लोकल रूट की मीनिंग आपको क्लियर करता हूं, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंट्रल एंड पैरेंटल रूट के बारे में. स्टार्ट करें? यस. सो फर्स्ट इज फ्यू लोकल रूट्स आर इनहेलेशन. हमने वोलेटाइल फॉर्म ऑफ ड्रग्स पढ़े थे, याद है? एनेस्थीसिया के अंदर पढ़ा था मैंने, और नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ेंगे. और वो जो इनहेलेशन फॉर्म में जो ड्रग होती है, वोलेटाइल फॉर्म ऑफ ड्रग लाइक क्लोरोफॉर्म, नेबुलाइजेशन, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. द नेक्स्ट इज इनक्शन. इनक्शन मींस द ऑइंटमेंट फॉर्म ऑफ द ड्रग व्हिच यू अप्लाई ऑन द स्किन. स्किन पे अप्लाई करते हैं इसे, दैट इज नोन एज इनक्शन. द नेक्स्ट इज इंस्टिलेशन. एनी टाइप ऑफ लिक्विड ड्रग व्हिच इज instilling into the body cavity. आप जब बॉडी कैविटी लाइक आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, दैट इज नोन एज इंस्टिलेशन. लिक्विड को बॉडी कैविटी में डालना. देन इंसर्शन. एनी टाइप ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग पुटिंग इनटू द बॉडी कैविटी. कोई भी सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग को अगर आप बॉडी कैविटी में पुट कर रहे हैं, लाइक यू आर पुटिंग एन एंटीबायोटिक रोड इन द बोन, लगाते हैं बोन के अंदर एंटीबायोटिक रोड जब इंफेक्शन हो जाता है, तो दैट इज द टाइप ऑफ इंसर्शन. यू आर पुटिंग इंसुलिन, सॉलिड फॉर्म ऑफ इंसुलिन ड्रग इन द फेट टिश्यू, अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं परमानेंटली, और फिर वो थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है. सो दैट इज एन इंसर्शन. द नेक्स्ट इज insufflation. Insufflation means the powder form of drug in the body cavity, that is known as insufflation. Like in a large wound है, यहाँ पे बड़ा सा wound है, उसपे हम एंटीबायोटिक पाउडर स्प्रे करते हैं, देखा होगा आपने, नियोमाइसिन पाउडर. हाँ, वो पाउडर जो हम स्प्रे करते हैं, that is known as insufflation. And the last one is the implantation. Implantation, that is known as the solid form of drug in body tissue. मैंने जो इंसुलिन का एग्जांपल दिया था वो इसके अंदर है, सॉरी, इंसुलिन इसमें है, और जो इंसर्शन हम बात कर रहे थे इसके अंदर, जैसे आपने सपोसिटरीज लगाया पेशेंट को, सपोसिटरीज हम पुट करते हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंसर्शन. वन मोर जो आपको याद रखना है, दैट इज, आपने पेजेस सुने होंगे, पेज सुने, like fentanyl page, morphine page, page आते हैं. That page is applied on the skin and drug will absorb from the pages and deliver to the patient. That route is कौन सा रूट है वो? पेज लगा दिया और ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से रूट से? So that is come under the transdermal route. That is known as transdermal. Pages जो भी हम लगाते हैं, pages applied on the skin and drug will absorb through the skin into the blood or body, that is known as transdermal. तो कभी-कभी एग्जाम में क्या करते हैं, इनका मीनिंग पूछ लेते हैं आपसे, ऊपर एक क्वेश्चन डाल देते हैं और उसमें आपसे पूछते हैं कि क्या, लाइक पुटिंग ए लिक्विड ड्रग इन बॉडी कैविटी इज नोन एज, एंड ऑप्शंस डाल देते हैं, तो आपको आंसर देना है इट्स एन टाइप ऑफ इंस्टिलेशन. तो लिख सकते हैं इजी है. तो अब हम पढ़ेंगे पेरेंटल एंड एंट्रल रूट. पेरेंटल रूट एंड एंट्रल रूट. यस. इंसर्शन. इंसर्शन मींस बॉडी कैविटी, जैसे सपोसिटरी जो मैं बता रहा था, दिस इज इनक्शन. इनक्शन मींस अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन द, लाइक आप आयोडेक्स लगाते हैं, ज़ेंडुबाम लगाते हैं, डाइक्लोफेनिक जेल लगाते हैं, दैट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इनक्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग बाय फ्रिक्शन, आप उसको मसाज करते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब करना, दैट इज नोन एज इनक्शन. क्लियर ये सारे? इंसर्शन मींस बॉडी कैविटी में इंसर्ट करना, जैसे मैंने रेक्टल कैविटी के अंदर आपने सपोसिटरीज डाला, तो दैट इज नोन एज इंसर्शन. और इंप्लांटेशन का मतलब बॉडी टिश्यू के अंदर किसी ड्रग को इंप्लांट करना, जो मैंने जो दो एग्जांपल बताए थे, एंटीबायोटिक रोड और इंसुलिन का, वो आता है इंप्लांटेशन के अंदर, मैंने उधर उल्टा कर दिया था थोड़ा. क्लियर है? इंसप्लेशन मींस द पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग, लाइक इन सीवियर क्रॉनिक वुंड, लाइक बेड सोर वुंड हो जाता है, और कोई भी ऐसा क्रॉनिक वुंड है, तो वहां पे पाउडर फॉर्म जो स्प्रे किया जाता है वुंड के ऊपर, लाइक नियोमाइसिन पाउडर और एनी अदर एंटीबायोटिक पाउडर, दैट पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग ऑन द वुंड और बॉडी कैविटी इज नोन एज इंसप्लेशन. क्लियर? मूव करें. सो सबसे पहले लिखिए आप पेरेंटल रूट. फर्स्ट इज द पेरेंटल रूट इंट्रावीनस. स्टार्ट करें. फर्स्ट इज इंट्रावीनस IV route. So IV route is the most widely used route in emergency. Whenever you have any emergency in the patient, the first preferred route is intravenous route, and that's why it is also known as emergency route. इमरजेंसी में सबसे कॉमन रूट क्या होगा? आंसर इज इंट्रावीनस और द IV रूट. तो इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं. इट इज आल्सो नोन एज द फास्टेस्ट एक्टिंग रूट. फास्टेस्ट एक्टिंग रूट, जो सबसे फास्ट एक्ट करता है, वो रूट आपका IV रूट. इट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी रूट, जो मैंने अभी बता दिया था आपको, इमरजेंसी रूट. एंड इट इज आल्सो नोन एज बोलस रूट. बोलस रूट because when bolus means जानते हो, giving a large amount of fluid suddenly or quickly to the patient, एक ही साथ बहुत सारा फ्लूइड देना, that is bolus. in case of hypovolemic shock or any type of bleeding, तो वहां पे आप बोलस जो देते हैं. और ये बोलस किस रूट से दिया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ IV से, ना तो ओरल से दे सकते हैं, ना ही आप इंट्राडर्मल से दे सकते हैं, ना इंट्रामस्कुलर से दे सकते हैं. ओनली वी हैव वन रूट थ्रू व्हिच वी कैन bolus, that is the IV route. So the first point is it is also known as the emergency route or the bolus route or fastest acting route. The second point, needle length. ये वन लाइनर MCQs आपको एग्जाम में पूछते हैं. जब आप IV यूज कर रहे हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन पुट कर रहे हैं, तो आप निडल का लेंथ कितना यूज करेंगे? So the common needle length which is used in intravenous injection, that is 1.5 to 2 inches. That is the size of a needle which we commonly, length of the needle which we commonly use. The next one is the size according to amount of fluid.
साइज